Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself Ashish. इनहेबिटेंस इन रेजोनेंस, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं SIR, ठीक है। तो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो हम GOC फर्स्ट पढ़ रहे होते हैं, इफेक्ट के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक इफेक्ट आता है SIR, ठीक है। इसके पहले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ऑर्थो इफेक्ट पढ़ा था। अब यहाँ पे आपका है SIR। एस का मतलब आपका होता है स्टेरिक, ठीक है। और स्टीरिक का बेसिकली बच्चों का मैं मतलब बताऊं तो क्या होता है। स्टीरिक का मतलब हम लिखेंगे साइज, ठीक है, साइज। और यहाँ पे एक वर्ड है बच्चों इनहेबिटर, ठीक है, इनहेबिटर हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसका मतलब हिंदी में मैं लिखूं तो यहाँ पे इसका मतलब होता है रुकावट, ठीक है। रुकावट, किसी भी चीज़ की रुकावट, मतलब जो साइज, मतलब यहाँ पे जो बल्कीनेस होगा, ठीक है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ यहाँ पे रुकावट। अब रुकावट किस चीज़ की है, वो रेजोनेंस की है। अब रेजोनेंस का पॉसिबल नहीं होना, रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा, तो मतलब यहाँ पे स्टेरिक का मतलब साइज हो गया है। अब साइज बच्चों यहाँ पे कैसा हो, कहीं ना कहीं आपके बल्कि साइज होंगे, अगर बिगर साइज के ग्रुप होंगे तभी आपकी रुकावट आ सकती है। अगर स्मॉलर साइज के ग्रुप होंगे या एटम होंगे तो रुकावट आ ही नहीं सकती है। तो बिगर साइज के जो ग्रुप हो एटम होंगे तभी रुकावट आ सकती है, इसलिए यहाँ पे इसको बोलते हैं SIR, स्टीरिक इनहिबिटर इन रेजोनेंस, ठीक है। अब पहले समझते हैं कि ये जो हमारा इफेक्ट है वो क्या काम करता है, किस तरीके से काम करता है। तो एसेयर इफेक्ट के अंदर मैं बात करूंगा व्हेन बल्की ग्रुप आर अटैच्ड ऑन ऑर्थो पोजिशन। ये जो है ना बल्की ग्रुप, इसको आप सरल करना है ऑन ऑर्थो पोजिशन ऑफ ट्राइएंगुलर ग्रुप, ठीक है। देन ड्यू टू रूट ऑफ द प्लेन, मतलब जो बेंजीन रिंग के बाहर जो ग्रुप लगे होंगे उन ग्रुप के पास जो प्रेजेंट आपका डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, उनके पास प्रेजेंट जो डबल बॉन्ड होगा, जो बाहर ग्रुप लगे होंगे बेंजीन रिंग से, और जो बेंजीन रिंग का आपका डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, बेंजीन रिंग का जो डबल बॉन्ड होगा, उन दोनों के बीच में क्या होगा, प्लेनरिटी सेम नहीं होगी, डिफरेंट प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे, डिफरेंट प्लेन के अंदर आपके लाई करेंगे। जब डिफरेंट प्लेन में लाई करेंगे तो यहाँ पे फिर क्या होगा, रेजोनेंस आपका हो जाएगा ब्लॉक, ठीक है। जब रेजोनेंस ब्लॉक हो जाएगा तो फिर वहाँ पे आपका बॉन्ड लेंथ, ठीक है, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। और एज वेल एज मैं बताऊं तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है ये सबसे बड़ा इसका आपका फैक्टर है, तो बेसिक स्ट्रेंथ पे भी इफेक्ट कैसे पड़ेगा हम लोग करेंगे डिस्कस, ठीक है। अब पता है आपको, जहाँ पे आपका रेजोनेंस नहीं होगा तो वहाँ पे जो आपके लॉन पेयर्स हैं या फिर आपके जो नेगेटिव चार्ज हैं वो जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर एटम के पास अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन पेयर नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होगा। तो उस केस में वो अच्छे खासे बेस होंगे, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, अगर रेजोनेंस नहीं होगा। और ऐसा ही इफेक्ट यही करता है। इसके पहले पढ़ा था ऑर्थो इफेक्ट, तो ऑर्थो इफेक्ट क्या कर रहा था, वो आपके एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो बात करते, वहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही थी बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। बट SIR इफेक्ट की वजह से यहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो भी नाइट्रो फैमिली से रिलेटेड जो भी कंपाउंडों को मैं आपको डेफिनेटली बताऊं, यहाँ पे आपका जो SIR इफेक्ट है वो नाइट्रो ग्रुप से रिलेटेड कंपाउंड के साथ वर्क करता है। तो अभी आपको मैं ये भी क्लियर कर दूंगा कि यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप आपके कहाँ पे कैसे हो सकते हैं, तो प्लीज़ ध्यान दो। यहाँ पे आपका ये जो नाइट्रो ग्रुप आपको जनरली देखने को मिलेगा अगर आप बात कर रहे हो JEE मेंस की, ठीक है, या फिर आप बात कर रहे हो नीट एग्जाम की। ग्रुप यहाँ पे लगा दिए गए, ठीक है, ठीक है। तो दोनों साइड में, तो कहीं ना कहीं आपकी जब दोनों साइड में ऑर्थो पोजिशन पर लगा देंगे तो बल्कीनेस आपकी इंक्रीज कर जाएगी। अभी क्वेश्चन है कि नाइट्रो के अलावा और भी क्या हो सकता है, तो बाकी अगर क्वेश्चंस नाइट्रो के अलावा लगे हुए ग्रुप मिलते हैं, जैसे आपका यहाँ पे यहाँ पे आपका एक ग्रुप हो गया है C डबल बॉन्ड OR, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप पे आप, हालांकि ये ईस्टर वाला पार्ट है, नेक्स्ट आपका C डबल बॉन्ड NH2 एमाइड का पार्ट है, नेक्स्ट आपका N हाइड्राइड का पार्ट है।
तो नाइट्रो के अलावा अगर आपको ईस्टर मिलता है, एमाइड मिलता है, आपको अगर एनहाइड्राइड मिलता है, तो मतलब वो क्वेश्चंस आपकी जेई एडवांस क्वेश्चन आप पर डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो जेई एडवांस के अंदर नाइट्रो के अलावा ग्रुप लगा के पूछता है, तो उनमें आपको 1 2 3 ग्रुप लगा के पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि हमारा जो क्वेश्चन वो ऐसा ही रिफ्लेक्ट से ही डिस्कस किया जा रहा है। नेक्स्ट, अब जो ग्रुप लगे हैं आपके, जो बल्कि ग्रुप लगे हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो एल्काइल हो सकता है, नाइट्रो हो सकता है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। मैं बोलूँगा कि फ्लोरीन क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज फ्लोरीन इज हैविंग दी वेरी स्मॉल साइज। जब ये स्मॉल साइज के एलिमेंट अगर आपके ऑर्थो पोजिशन पे दोनों साइड भी लगा दो आप, तो इसका मतलब यहाँ पे स्मॉल साइज होने की वजह से रिपल्सन होगा ही नहीं। और जब आपका रिपल्सन ही नहीं होगा, जिसको बोलते हैं कूलम्बिक फोर्स रिपल्सन, तो वो रिपल्सन ही आपका वर्क नहीं करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो SIR इफेक्ट है या फिर आपने देखा तभी ऑर्थो इफेक्ट है, तो दोनों के अंदर कभी भी फ्लोरीन वर्क नहीं करता है, बिकॉज इट इज हैविंग द वेरी स्मॉल साइज, ठीक है। नेक्स्ट, कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं? तो अमाइड भी हो सकता है, ईस्टर भी हो सकता है, और आपके अमाइंस भी आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो अमाइंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो अब देखो, ये जो बल्कि ग्रुप अगर प्रेजेंट होंगे आपके नाइट्रो ग्रुप के साथ, या फिर आपके ईस्टर के साथ, या फिर एमाइड के साथ, या फिर आपके एनहाइड्राइड के साथ, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे आपका जो ऊपर जो ग्रुप है वो आपके हो जाएंगे में, ये भी मैं डिस्कस करूंगा अभी। तो जो ग्रुप लगे हैं वो ग्रुप, और जो ऊपर आपका ग्रुप लगा होगा, एक नाइट्रो आपका लगा हो सकता है, आपका ईस्टर हो सकता है, अमाइड हो सकता है, एनाइडाइड, उसके पीछे रिपल्सन बहुत अधिक होगा, जिसकी वजह से आपके वो ग्रुप क्या होंगे? आपके एक तो आउट ऑफ द प्लेन चले जाएंगे, जिसमें से एक क्या होगा? स्क्रीन के अंदर जाएगा, एक ग्रुप स्क्रीन के सामने आ जाएगा, मतलब आपकी फेस की तरफ आ जाएगा। एक ग्रुप आपके स्क्रीन के अंदर चला जाएगा। 3 डायमेंशनल हम बात कर रहे हैं, तो उस केस में जो भी ग्रुप आपके लगे हैं ऑर्थो पोजीशन पे, उनके साथ आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है या फिर आपके जो लॉन पेयर्स हैं वो रेजोनेंस या कंजुगेशन में नहीं आएंगे, सेम प्लेन में नहीं आएंगे, तो रेजोनेंस आपका ब्लॉक हो जाएगा। रेजोनेंस ब्लॉक होगा तो उस केस में आपकी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो क्या करेगी? इंक्रीज। प्लीज बच्चों ध्यान देना, बेसिक स्ट्रेंथ कर जाएगी आपकी इंक्रीज। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ कंपाउंड लेते हैं, और उन पे करने की हम लोग करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। तो जैसे मान के चलो, एक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन है कुछ जनरल इस तरीके से, सपोज यहाँ पे आपका ये बेंजीन है, और यहाँ पे प्रेजेंट है आपका नाइट्रोजन, नाउ इट इज अ डबल बॉन्ड ओ, एंड दिस वन इज ऑक्सीजन। बात समझो ध्यान से यहाँ पे क्या हो रहा है। इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब यहाँ से आप समझो कॉन्सेप्ट को क्या होगा। यहाँ पे मैंने क्या करा कि मैंने एक ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन लगा दिया सपोज, ठीक है, और यहाँ पे आपका मैंने कर दिया है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहाँ पे होगा, तो मतलब माइनस यहाँ पे कर देंगे, पॉजिटिव यहाँ पे कर देंगे। तो अब इस केस में समझो आपका जो ब्रोमीन है वो ऑर्थो पोजीशन पे है, ये परफेक्टली दिख रहा है, और उसका साइज भी कैसा है? काफ़ी बड़ा साइज है, यस, ठीक है, बिगर साइज का है। तो उस केस में आपका ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है ना, इसमें से मैं डिफरेंट कलर से बनाने की कोशिश करूंगा। इसमें से एक जो ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड जो दिख रहा है, वो आपके फेस की तरफ आ जाए। तो उस केस में जो ब्रोमीन के साथ आप समझ सकते हो, या फिर ये जो डबल बॉन्ड जो दिख रहा है, इसके साथ ये जो बाहर का नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, ये आपका सेम प्लेन में नहीं होगा, तो रेजोनेंस आपका ब्लॉक हो जाएगा। और दूसरी चीज, आपका जो ब्रोमीन प्रेजेंट है यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे, तो जिसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ आपका यहाँ पे और ब्रोमीन रिपल्सन भी होगा, तो जिसकी वजह से आपकी स्टेबिलिटी के लिए आउट ऑफ द प्लेन चले आपका यहाँ पे रोटेशन हो जाएगा। मतलब नाइट्रोजन और कार्बन जो बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, इसके बीच में आपका क्या होगा? रोटेशन हो जाएगा। तो रोटेशन होने से एक जो ऑक्सीजन माइनस चार्ज है वो अंदर जाएगा स्क्रीन के, डबल बॉन्ड ओ जो दिख रहा है वो ऑक्सीजन आपके स्क्रीन के बाहर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा कि जो डबल बॉन्ड करेक्टर है वो आपका यहाँ पे कौन सा? कार्ब जो बेंजीन के साथ, ध्यान दो, जो आपका यहाँ पे बेंजीन था, इसके साथ आपका ये जो नाइट्रोजन था, और यहाँ पे O माइनस था, और यहाँ पे आपका ब्रोमीन था, तो ये वाला जो बॉन्ड है, ठीक है, इस बॉन्ड पे आपका डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं आएगा, ये आपका यहाँ से सिंगल बॉन्ड करेक्टर ही रहेगा। जब ये सिंगल बॉन्ड करेक्टर रहेगा तो उस केस में मैं बोलूँगा कि सपोज इसकी बॉन्ड लेंथ है सपोज स्मॉल है, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल्स और मैं ले लेता हूँ, ठीक है, इसी से रिलेटेड, जिसमें मैं क्या करूँगा? ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लिंक नहीं करूँगा,
नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो, ये O माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आपका पॉजिटिव बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं लगा है, ये आपका नॉर्मल कंपाउंड है, ठीक है, रेफरेंस कंपाउंड है। तो यहाँ पे आपका रेजोनेंस होगा, बिल्कुल होगा रेजोनेंस। जब यहाँ पे रेजोनेंस होगा तो मतलब यहाँ पे जो आपका कार्बन और जो नाइट्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है वो एक्चुअली कन्वर्ट हो जाएगा आपके डबल बॉन्ड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड करेक्टर आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर मिलेगा। इसका मतलब इसको मान लेते हैं कि इसका बॉन्ड लेंथ है स्मॉल बी, तो हमेशा जो ए होगा, ये जो ए है, ये ए स्मॉल, ये जो आपकी बॉन्ड लेंथ होगी कार्बन नाइट्रोजन वो अधिक होगी एज कंपेयर टू बी, क्योंकि ए के पास क्या होगा, ऑर्थो पोजीशन पे आपका ब्रोमीन ग्रुप लगा नहीं है, तो फिर यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा बिकॉज यहाँ पे रेजोनेंस आपका परफेक्टली होगा। क्या बात समझ में आ गई? तो बॉन्ड लेंथ को लेके भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। इतना क्लियर हो गया? ओके। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ और कंपाउंड्स को लेके और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आपका किस तरीके से जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो आपका इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं एक बार। यहाँ पे हमारे सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, फर्स्ट कंपाउंड, सेकेंड कंपाउंड, थर्ड कंपाउंड, इन तीनों को हम लोग ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि SIR जो आपका इफेक्ट है वो कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो बताओ कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो पहले में आप जरा ऑब्जर्व करो, यहाँ पे नाइट्रो लगा हुआ है, यहाँ पे एसिड है, तो एसिड के साथ तो वर्क करता नहीं है, ठीक है। SIR इफेक्ट यहाँ भी एसिड के साथ वर्क नहीं करेगा, इधर एसिड के साथ वर्क नहीं करेगा। ये वर्क किसके साथ करता है SIR? तो आपको ध्यान दो, नाइट्रो के साथ वर्क करता है, या फिर ईस्टर के साथ, या फिर आपके अमाइड के साथ, या फिर एनहाइड्राइड के साथ। तो एसिड के साथ तो वर्क करता नहीं, उसको आप छोड़ दो। उसके नीचे देखो आपको यहाँ पे नाइट्रो लगा हुआ है, तो नाइट्रो के साथ आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें देखो फर्स्ट केस में यहाँ पे नाइट्रो लगा हुआ है, उसके साथ ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप नहीं लगा है। देखो इस पोजीशन पे, देखो इस पोजीशन पे कोई भी ग्रुप यहाँ पे नहीं लगा है। सेकेंड में भी आपका वही है कि भाई यहाँ पे आपका बेंजीन भी नहीं है, कोई एरोमेटिक पार्ट नहीं है, और ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप भी नहीं है। लेकिन थर्ड में देखो ऑर्थो पोजीशन पे आपका यहाँ पे ग्रुप आपके लगे हुए हैं। बात समझ में आ रही है? ओके। तो अब यहाँ से ये देखो कि ये जो आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड में नाइट्रो किस तरीके से एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो आपका थर्ड वाला केस में समझो, थर्ड केस में नाइट्रोस क्या आपके -M की तरीके से एक्ट करेगा बिकॉज इट इज ए विड्रॉइंग ग्रुप। तो यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है तो आपका मेसोमेरिक नहीं हो सकता, -M नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अगर यहाँ पे रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस मैं करके देता हूँ, अगर रेजोनेंस होगा तो फिर -M की तरीके से एक्ट कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो तो यहाँ भी आपका ये -M की तरीके से ही एक्ट करेगा, ठीक है, ओके, बिकॉज इट इज प्रेजेंट एज पैरा पोजिशन। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि SIR जो इफेक्ट है वो कहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, कहाँ पे आपको कम मिलेगा, ठीक है। तो SIR देखो तो आपको जो लास्ट कंपाउंड है तो उसमें तो आपको SIR मिलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप देखो तो एरोमेटिक पार्ट आपका है ही नहीं है, ठीक है। तो जब एरोमेटिक पार्ट नहीं है तो यहाँ पे तो आपका SIR हो ही नहीं सकता है बिकॉज एरोमेटिक पार्ट का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे SIR ब्लॉक हो जाएगा, नहीं होगा। और इसके बाद अगर देखो तो यहाँ पे हो सकता है क्या, तो यहाँ पे नाइट्रो के साथ कोई ऑर्थो पे कोई लगा ग्रुप नहीं है, तो फिर यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और लास्ट वाला जो केस है मतलब यहाँ रेजोनेंस तो होगा लेकिन ये -M के तरीके से एक्ट करेगा। और ये जो फर्स्ट वाला केस है इसमें सिर्फ नाइट्रो लगा है, बाकी आपका जो एसिड वाला पार्ट लगा हुआ है C डबल बॉन्ड OH, तो वहाँ पे क्या आपका SIR हो सकता है? नहीं, तो यहाँ पे भी SIR नहीं मिलेगा। तो SIR आपको नहीं मिलेगा तो मतलब यहाँ पे अगर आप देखो फिर क्वेश्चंस का जो अरेंजमेंट है वो ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ आपको डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ को जरा लेके देखते हैं। तो देखो सबसे कम एसिडिक तो यहाँ पे हुई बिकॉज यहाँ पे रेजोनेंस आपका है नहीं, ठीक है। और ऊपर देखो आपको यहाँ पे अगर रेजोनेंस हो भी रहा है पाइलेक्ट्रॉन्स है तो आपका यहाँ पे एसिड लगा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन पे कुछ भी नहीं है, और इस एसिड के साथ में ऑर्थो पोजीशन पे लगे हुए हैं ग्रुप हैं। तो मतलब यहाँ पे आपको पता है ऑर्थो जो इफेक्ट था वहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या कर रही थी, इंक्रीज। तो सबसे अधिक एसिडिक कहाँ पे होगी? इस फर्स्ट के साथ होगी, और उससे कम आपकी सेकंड, और सबसे कम हो गई आपकी थर्ड के साथ, ठीक है। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो SIR है वो ऑर्थो से लिटिल बिट आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए काम करता है, और SIR इफेक्ट काम करता है आपकी बेसिक स्ट्रेंथ के लिए नाइट्रो ग्रुप के साथ काम करता है। तो बेसिक स्ट्रेंथ के जब हम लोग मूव करते हैं, बेस का बेसिक मतलब क्या होता है?
बेस का मतलब ऐसा कि कोई भी गिवन स्पीसीज या कोई भी गिवन आपका जो कंपाउंड है, ठीक है, उसके पास अगर लॉन पेयर्स की अवेलेबिलिटी जितनी अधिक है या फिर नेगेटिव चार्ज की अवेलेबिलिटी जितनी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली वो आपका H प्लस आइन को आसानी से अट्रैक्ट कर सकता है। या फिर इसको मैं रिवर्स बोलूँ कि कोई भी स्पीसीज अगर लॉन पेयर्स या फिर नेगेटिव चार्ज को आसानी से डोनेट करता है टूवर्ड्स H प्लस आयन, तो वो अच्छा खासा बेस बोला जाएगा, ठीक है। और किसी भी ग्रुप या स्पीसीज पे लॉन पेयर्स नेगेटिव चार्ज तभी स्टेबल रहेगा, तभी प्रेजेंट रहेगा, तभी आपका वहाँ पे दिखाया जाएगा जब वहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। अगर रेजोनेंस होगा तो फिर रेजोनेंस में लॉन पेयर आपका पार्टिसिपेट हो जाएगा, तो लॉन पेयर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, तो फिर वो अच्छा खासा बेस नहीं होगा, वो एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस होगा। मैंने बोला कि रेजोनेंस जितना कम होगा मतलब बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही अधिक हो जाएगा। इसका मतलब आपका प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्लस आई का मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, आपको मैंने बताया कि भाई नेगेटिव चार्ज और लॉन पेयर्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तो यहाँ पे आपका -m और +m तो आपका आ ही नहीं सकता है, तो बिकॉज रेजोनेंस हो जाएगा तो फिर उस केस में आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, बेसिक स्ट्रेंथ आपकी डिक्रीज कर जाएगी। इसलिए हमेशा बेसिक स्ट्रेंथ को हम रिलेट करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के साथ। तो इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर भी जो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं बेसिक स्ट्रेंथ के। तो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप, बिकॉज ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेंगे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, लोन पेयर्स कि चार्ज को, लोन पेयर्स को या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को स्टेबल करेंगे, उसकी अवेलेबिलिटी को डिफाइन करेंगे। तो इसका मतलब होगा कि कहीं ना कहीं प्लस आई जो ग्रुप होंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, बट माइनस आई होगा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। नेक्स्ट इसमें सीक्वेंस और भी है। नेक्स्ट है लोकलाइज्ड लोन पेयर्स ऑन अमाइन होगा, बिकॉज वहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर सबसे अधिक होगा फॉर द H प्लस आइन। नेक्स्ट उसके बाद सीक्वेंस की बात करेंगे तो आपका डीलोकलाइज्ड लोन पेयर्स ऑफ अमाइंस, यहाँ पे आपका डीलोकलाइजेशन होगा, तो वो आपका कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। और उससे कम मैं बात करूँ लोन पेयर्स इन्वॉल्व इन एरोमेटिसिटी, अगर एरोमेटिसिटी अगर हम आपका प्रेजेंट हो, एरोमेटिक कंपाउंड अगर आपको दिखाई दे रहा है लोन पेयर्स, तो फिर उस केस में तो आपका सबसे कम होगा बेसिक स्ट्रेंथ। या फिर मैं नेक्स्ट सीक्वेंस की बात करूँ, अगर आपका नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है किसी भी गिवन कंपाउंड में, तो उसका बेसिक सबसे अधिक होगा बिकॉज एज परसेंट इज कम। और फिर उसके बाद आपका नाइट्रोजन जो आपका sp2, तो उसका बेसिक उससे कम हो जाएगा, सबसे कम होगा आपके sp का। अगर आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है किसी भी कंपाउंड में और वो नाइट्रोजन के साथ जो लोन पेयर्स है वो आपका sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो उस केस में आपका सबसे कम होगा बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ आपका हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बी वैल्यू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के बी वैल्यू, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को आपको ध्यान रखना है, और इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। पर फर्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो आपका जो पहला पहला जो केस दे रखा है, जो फर्स्ट केस दे रखा है वो आपका एनिलीन है। ध्यान दो, ये जो एनिलीन है NH2, माइनस यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव होगा, और डेफिशिएंसी होती है लोन पेयर का सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आपका मूव कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लोन पेयर कैसा है आपका डीलोकलाइज्ड है, रेजोनेंस आपका हो रहा है। लेकिन सेकंड केस में आपका इलेक्ट्रॉन्स है नहीं लोन पेयर्स का कंजुगेशन, तो यहाँ पे लोन पेयर्स कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे लोन पेयर कैसा है, लोकलाइज्ड है। तो अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ पूछूँ तो ऑब्वियसली सेकंड की बेसिक अधिक होगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में RC डबल बॉन्ड O NH2 और नेक्स्ट में RNH2, दोनों में से बेसिक स्ट्रेंथ किसकी अधिक होगी। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, अभी आपको समझ रेजोनेंस को चेक करना है, बाकी और कुछ भी नहीं है। यस, तो यहाँ पे आपको दे रखा है RC डबल बॉन्ड O, नाउ दिस इज NH2, और इसके पास प्रेजेंट है आपका लोन पेयर। तो देखो ये लोन पेयर आपका डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो लोन पेयर पाई को पुश करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएगा, तो ये डेल्टा माइनस और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि जैसे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आपको मिलेगा कार्बन के पास, तो उस केस में लोन पेयर का सिंगल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मूव करेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, इट विल होल्ड द पॉजिटिव चार्ज। ये आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट कंपाउंड में आपको रेजोनेंस तो हो गया, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ का आंसर क्या होगा, ठीक है। एक कंपाउंड आपको ये दे रखा है, एक कंपाउंड ये दे रखा है, दोनों में से बेसिक स्ट्रेंथ किसका अधिक होगा। तो जो आपका NH2 यहाँ पे दे रखा है वो तो रेजोनेंस कर लिया, तो रेजोनेंस कर लिया तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर्स आपको मिलेगा नहीं। लेकिन सेकंड वाले केस में कहीं रेजोनेंस ही नहीं है ना, सेकंड वाले केस में क्या दे रखा है, R के साथ आपको सिर्फ यहाँ पे NH2 दे रखा है,
तो यहाँ तो आपका रेजोनेंस है ही नहीं। अब रेजोनेंस ही नहीं है तो मतलब यहाँ पे जो लोन पेयर्स है वो परफेक्टली अवेलेबल रहेगा फॉर द H प्लस आयन। तो इस केस में आपकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी इन सेकेंड केस वो आपकी होगी इस तरीके से एरोमेटिक पार्ट के साथ दे रखा है आपका NH। तो क्वेश्चन देखो दोनों में देखो जो लोन पेयर्स है नाइट्रोजन का वो आपका कंजुगेशन में आ रहा है, फर्स्ट केस में भी और सेकेंड केस में भी दोनों जगह आ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है बेटा एरोमेटिक बिहेवियर का। तो मैंने बताया था अगर आपका लोन पेयर रेजोनेंस दोनों जगह है, रेजोनेंस यहाँ भी है और रेजोनेंस यहाँ भी है, दोनों जगह रेजोनेंस आपको देखने को मिल रहा है। क्योंकि पहला वाला जो केस है उसको आप यहाँ देख लो, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नाउ दिस इज NH2 और यहाँ पे एक लोन पेयर था। तो ये देखो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड परफेक्टली यहाँ पे आपको रेजोनेंस मिलेगा। और जो सेकेंड वाला केस है उस सेकेंड केस के अंदर भी देखो नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, बाकी डबल बॉन्ड है। तो ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, दोनों जगह आपको रेजोनेंस देखने को मिल रहा है। बट रेजोनेंस जब दोनों जगह देखने को मिले तो मैंने बताया था एरोमेटिक बिहेवियर। तो एरोमेटिसिटी कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी? तो एरोमेटिसिटी तो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ठीक है, वो मैंने डिस्कस नहीं किया लेकिन डिस्कस मैं करूँगा। तो अब देखो इस केस में क्या होगा, टोटल देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 और 2 बाहर हैं। तो मतलब कितने हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जरा यहाँ चेक करो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 4, एक लोन पेयर वाला है। तो मतलब टोटल कितना हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर जब पार्टिसिपेट करेगा तो वो भी तो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको देख रहे हैं, ठीक है। और जब हम एरोमेटिक बिहेवियर की बात करते हैं तो एक रूल्स होता है, उस रूल्स को हम लोग ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे एक हकल रूल होता है बच्चों, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करते हैं, ध्यान देना, एरोमेटिसिटी को डिफाइन करने के लिए एक रिच हकल एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, वो HUCKEL। तो हकल रूल यहाँ पे एक वर्क करता है एरोमेटिक बिहेवियर को शो करने के लिए। तो हकल रूल बेटा ये आपका रूल्स आया था 1931 के अंदर, ठीक है। तो हकल एक जर्मन आपके केमिस्ट थे, उन्होंने एक प्रॉपर्टी डिफाइन करी थी एरोमेटिक कंपाउंड को लेके, ठीक है। उन्होंने बताया था कि भाई एरोमेटिसिटी को डिफाइन करने के लिए इस रूल्स के अकॉर्डिंग आपका कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। पहली कंडीशन, आपका कंपाउंड कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और उस अगर sp3 कोई एटम है तो वो sp2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मतलब वो आपका प्लेनर में ही आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर वहाँ पे जो रूल्स था वो आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को सपोर्ट करना चाहिए। तो देखो अगर आप देखो अगर मैं NH=0 पुट करूंगा तो मतलब कुछ नहीं आया, तो मतलब एरोमेटिसिटी डिफाइन नहीं है। NH=1 से स्टार्ट करूँ तो 1 से NH=1 पुट करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, NH=1 पुट करने 4 × 1 4, 4+2 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको आने चाहिए। NH=2 पुट करेंगे 4 × 2 आपका 8, 8 2 10, तो आपका 10 आ जाएगा भाई। यहाँ पे देखो फर्स्ट कंपाउंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे आपका हकल रूल फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ पे 10 आने चाहिए तो हकल रूल फॉलो होता। और इस कंपाउंड में देखो तो 6 इलेक्ट्रॉन से NH=1 पुट करने पे हकल रूल के अंदर 4n+2 के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो मतलब सेकंड कंपाउंड हकल रूल को फॉलो कर रहा है। तो 6 कंपाउंड इज परफेक्टली एरोमेटिक और फर्स्ट कंपाउंड आपका परफेक्टली एरोमेटिक नहीं है, बट रेजोनेंस तो हो रहा है। अगर एरोमेटिसिटी समझ में आ गया, परफेक्ट, ओके। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखो, सॉल्व करो। यहाँ पे एनिलीन दे रखा है, बाकी आपका ये पैराडीन वाला केस है। तो देखो पहले वाले में जो लॉन पेयर्स है वो आपका डिलोकलाइज्ड होगा, वो तो पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन सेकंड वाला जो केस है ये देखो, इस पैराडीन को मैंने पहले भी बताया था, अच्छा खासा बेस होता है, क्योंकि इसके पास जो प्रेजेंट लॉन पेयर्स है वो एक तरफ से रेजोनेंस से ब्लॉक हो जाता है, बिकॉज लॉन पेयर एंड डबल बॉन्ड किसी भी एक साइड से अगर ब्लॉक हो रहा है तो मतलब लॉन पेयर्स अवेलेबल रहेगा। इसका मतलब यह आपका होगा लोकलाइज आपका, तो इस रेजोनेंस नहीं होगा, तो इसका मतलब इसकी बेसिकेशन अधिक हो जाएगी। नेक्स्ट केस हम इसकी बात कर रहे थे, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, इसमें पहले केस में देखो लॉन पेयर कैसा है, लोकलाइज्ड, कोई एरोमेटिक कोई यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, कोई कंजुगेशन नहीं है। सेकंड केस में कंजुगेशन है, और थर्ड केस में कंजुगेशन कुछ ज़्यादा ही है, और फोर्थ केस में पूरा ही परफेक्ट कंजुगेशन है। तो जहाँ पे आपको परफेक्ट रेजोनेंस देखने को मिलेगा, बेसिकेशन कम, इसलिए आपका ये बनेगा ऑर्डर, ठीक है। सबसे बेसिक होगा आपका ये वाला पार्ट, ये कंपाउंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, इसमें बताओ बेसिक स्ट्रेंथ का आपका ट्रेंड क्या होगा। ये आप इस क्वेश्चन के अंदर तो आपके 4th कंपाउंड दे रखे हैं। तो नाइट्रोजन के पास जो लॉन पेयर्स है उसकी अवेलेबिलिटी चेक करनी है।
तो देखो इसमें 1 2 3 इन तीनों केस में आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा। फर्स्ट में रेजोनेंस नहीं है तो लोन पेयर्स की अवेलेबिलिटी सबसे अधिक, इसका मतलब फर्स्ट की बेस की सबसे अधिक। उसके बाद चेक करो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ में से। तो फोर्थ में देखो आपका जो NH2 नीचे लगा हुआ है प्लस एम के तरीके से एक्ट करेगा, ठीक है, वो लोन पेयर्स अंदर मूव करेगा। तो एक तरफ कहीं ना कहीं दोनों में से किसी भी एक तरफ क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका लोन पेयर्स की अवेलेबिलिटी काफ़ी अधिक रहेगी। तो इसका मतलब आपका हो जाएगा दिस वन इज फोर्थ, फोर्थ इज मोर बेसिक। अब बचा है सेकंड और थर्ड। तो थर्ड में आपका CH3 वो प्लस आई की तरीके से एक्ट करेगा, और आपका सेकंड के अंदर 2 में से फोर्थ आपका मैक्सिमम प्लस एम करेगा, तो फोर्थ आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे सेकंड, और सबसे कम आ जाएगा आपका फर्स्ट, ठीक है। दिस इज बेसिक सीक्वेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। देखो ध्यान से, क्लोरीनो ब्रोमीन कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ध्यान रखना। यहाँ पे साइनाइड -M की तरीके से, ये भी -M है, ये भी आपका -M की तरीके से है, ठीक है। तो सबसे अधिक बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, आपकी क्लोरीन की। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ, फिर आपका हो जाएगा ब्रोमो वाला, ये फिफ्थ, और फिर उसके बाद आपका हो जाएगा, फिर आप पावर के बेस पे चेक कर लो, तो आपका सेकेंड, फिर थर्ड, और फिर आपका वन, ठीक है। वन आपका नाइट्रो बहुत तेजी से विड्रॉ करता है। तो इस फर्स्ट वाले केस में जहाँ पे नाइट्रो ग्रुप लगा है, तो आपको पता है कि नाइट्रो आपकी पैरा पोजीशन पे है, वो बहुत तेजी से क्या करेगा, लॉन पेयर्स को भी विड्रॉ कर लेगा जो आपके यहाँ ये प्रेजेंट है नाइट्रोजन के पास। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब इसकी बेसिक सबसे कम हो गई, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपका ये जो ग्रुप दे रखा है, जहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड NH एंड वन इज ए लॉन पेयर, और इधर आपको दे रखा है NH2, यहाँ भी लॉन पेयर है, और इधर भी आपको दे रखा है NH2, यहाँ भी बच्चों एक लॉन पेयर है। अब समझो यहाँ से क्या होगा। अब यहाँ से ये जो फर्स्ट कंपाउंड है, इसके पास इक्विवेलेंट RS क्या देखने को आपको मिलेगा, यस और नो। बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो गिवन कंपाउंड है, उस गिवन कंपाउंड के अंदर लोन पेयर के साथ डबल बॉन्ड कंजुगेशन में आ रहा है, ठीक है। तो आप देखो के साथ ये भी कंजुगेशन में आएगा, लेकिन जो ये वाला लोन पेयर है वो समझो क्या कंजुगेशन में आएगा, ठीक है। तो वो लोन पेयर कंजुगेशन में इसलिए नहीं आएगा बिकॉज लोन पेयर के साथ डबल बॉन्ड आपका प्रेजेंट, तो वो कंजुगेशन में नहीं है, ठीक है। जब वो कंजुगेशन में नहीं है, जिसका बेटा हाँ, इसका जो बेसिक कॉमन नेम होता है, दिस इज कॉल्ड ग्वानिडीन, ठीक है, GUANIDINE, दिस इज ए ग्वानिडीन। तो ये इसका कॉमन नेम है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन क्या है कि जो यहाँ पे जो आपका जो गिवन कंपाउंड है, वो लोन पेयर आपका मूव करेगा, कंजुगेशन परफेक्ट होगा, और कंजुगेशन परफेक्ट होगा तो आपका ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे आपका डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। इतनी बात समझ में आ गई। इसमें से ये जो आपके NH2 ग्रुप देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके प्लस एम की तरीके से एक्ट कर रहे हैं परफेक्टली। ये भी प्लस एम है और ये भी आपका प्लस एम है, ठीक है। तो जो नेगेटिव चार्ज है या फिर जो लोन पेयर्स की जो अवेलेबिलिटी है, वो इस NH, जो NH ऊपर वाला है, इस NH के पास बहुत अधिक आपको देखने को मिल जाएगी। जब बहुत अधिक मिलेगी तो मतलब यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए फर्स्ट केस में बेसिक स्ट्रेंथ सबसे अधिक है। सेकेंड वाले केस में सिर्फ एल्काइल पार्ट लगा है, तो यहाँ पे कोई प्लस एम नहीं है, बात समझो ध्यान से, ठीक है। सिर्फ आपका यहाँ पे काम वर्क करेगा तो प्लस आई वर्क करेगा, तो नो डाउट प्लस आई भी तो डेंसिटी इंक्रीज ही करता है ना। तो फिर यहाँ पे NH के पास इधर से क्या मिलेगा, यहाँ से तो आपको रेजोनेंस मिलेगा, इधर से सिर्फ आपको प्लस आई, मतलब इधर से प्लस एम, यहाँ से प्लस आई, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी NH के पास आपकी इंक्रीज तो करेगी, बट फर्स्ट वाले केस में ज़्यादा देखने को मिलेगी बिकॉज वहाँ पे आपकी दोनों साइड से प्लस एम हो रहा था, इसलिए सेकंड केस के पास बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। और थर्ड केस में सिर्फ आपके एल्काइल पार्ट हैं, तो सिर्फ प्लस आई ही दोनों साइड से मिलेगा, तो प्लस आई नो डाउट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज तो होगी, बट फर्स्ट और सेकंड के कंपाउंड कंपेरिजन में लेस होगी। तो दिस इज द बेसिक। क्वेश्चन में बात करूँ, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको दिखाया भी गया है, उस कॉन्सेप्ट को लेकर देखो। ये ग्वानिडीन आपको दे रखा है कॉन्सेप्ट सेकंड के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे H प्लस है ना, H प्लस साइन देखो आपका पहले यही इंटेक करेगा जहाँ पे आपकी लॉन पेयर्स ब्लॉक है। तो देखो ये जो केस दे रखा था भाई, कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे NH, तो यहाँ पे जो लॉन पेयर है बच्चों ब्लॉक है, आप देखो ना ध्यान से, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, उसके साथ लॉन पेयर है, तो कोई कंजुगेशन तो है नहीं, तो उस केस में लॉन पेयर आपका ब्लॉक है,
तो अवेलेबिलिटी इसी लोन पेयर्स की सबसे अधिक होगी। तो जब भी इसके सामने H प्लस साइन कहीं से मिलेगा तो ये लोन पेयर्स आपका पहले मूव कर जाएगा एज कम्पेयर टू दिस एंड दिस। इतना समझ में आ गया। तो वही आपका हुआ है, देखो यहाँ पे NH2 हो गया है, पॉजिटिव चार्ज हो गया है, फिर इस केस में परफेक्ट आपका रेजोनेंस होगा। वैसे आपको दिख रहा है कि ये थर्मोडाइनिकली स्टेबल प्रोडक्ट आपको यही मिलेगा और टोटल आपको 3 इक्विवेलेंट RS आपको देखने को मिलेंगे, मतलब ये 1 2 3 और रिजल्टेंट आपका ये जो बना है दिस इज इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या आपका रेजोनेटिंग हाइब्रिड है। दिस इज एवरेज स्ट्रक्चर फॉर द गिवन कंट्रीब्यूटिंग इफेक्ट कैनोन का स्ट्रक्चर। इतना समझ में आ गया, परफेक्ट है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे नाइट्रो लगा हुआ है, -m ग्रुप है, यहाँ पे नाइट्रो लगा हुआ है, एक नाइट्रो यहाँ पे लगा हुआ है। तो आपको पता है कि सबसे अधिक बेसिक स्ट्रेंथ कहाँ पे होगी, जो आपका SIR इफेक्ट। तो SIR इफेक्ट नाइट्रो के साथ ही वर्क करता है। जहाँ पे SIR ज़्यादा होगा तो उस केस में आपका रेजोनेंस नहीं होगा। जब रेजोनेंस नहीं होगा तो उस केस में नाइट्रोजन के पास या फिर आपके वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी अवेलेबिलिटी सबसे अधिक, लोन पेयर्स की अवेलेबिलिटी सबसे अधिक। तो सबसे अधिक आपका बेसिक कौन किसका हो जाएगा भाई, यहाँ पे तो SIR इफेक्ट काम करेगा थर्ड कंपाउंड के साथ, तो बेसिक की सबसे अधिक किसकी होगी, थर्ड की हो जाएगी। उससे कम किसकी होगी, सेकंड, क्योंकि सेकंड आपका जो NO2 है वो -I की तरीके से एक्ट करेगा। और फर्स्ट में देखो आपका नाइट्रो जबरदस्त तरीके से नेगेट जो लॉन पेयर से आपके नाइट्रोजन के पास NH2 के पास उसको विड्रॉ कर लेगा, बिकॉज ये -M की तरीके से एक्ट करेगा। ठीक है, आपके नाइट्रोजन के पास क्या है, लॉन पेयर्स। ठीक है, और बाकी आपके दो CH3 यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे दो CH3 हैं, नीचे आपके मिथाइल ग्रुप हैं, यहाँ पे देखो ये CH3 यहाँ पे ये भी CH3 है। तो सबसे अधिक रिपल्सन कहाँ पे होगा, इस CH3 और नीचे के CH3 जो ऑर्थो पोजीशन पे हैं। तो सबसे अधिक जो रिपल्सन होगा कूलोम्बिक रिपल्सन वो आपके थर्ड के साथ होगा। ठीक है, ऊपर का CH3 नीचे का CH3। तो जो आपके नाइट्रोजन के साथ जो CH3 है उसमें से एक CH3 आउट ऑफ द प्लेन आएगा, एक आपके फेस की तरफ आएगा, एक आपकी स्किन के अंदर चला जाएगा। तो आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा तो फिर उस केस में रेजोनेंस नहीं होगा। जब रेजोनेंस नहीं होगा तो सबसे अधिक बेसिक स्ट्रेंथ किसकी हो जाएगी, थर्ड की। तो थर्ड की बेसिक सबसे अधिक हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो बेसिक स्ट्रेंथ में आपके जो मेटा पोजिशन पर लगे हैं ये +I की तरीके से एक्ट करेंगे आपके एल्काइल पार्ट, तो आपका सेकेंड, फिर आपका फर्स्ट। क्योंकि फर्स्ट में जो आपका लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो ये अंदर आपका पार्टिसिपेट कर जाएगा, तो फर्स्ट में कहीं ना कहीं आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा, इसलिए उसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया ये पॉइंट। ओके, तो ठीक है बच्चों, इसको यहीं फिनिश करते हैं SIR को। तो इसको एक बार आप इसकी और भी क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।